नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब साथियों। राजस्थान में भर्तियों का महाकुंभ शुरू होने वाला है, तो जो भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। तो साथियों, आप सबसे निवेदन है कि आप भी अब अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। साथियों, आरपीएससी एसएसटी निःशुल्क वरिष्ठ अध्यापक का जो बैच है वो शुरू हमने किया था। साथियों, 2 वीडियो नोट इससे पहले डाल दिए गए हैं और 4 जो मॉडल टेस्ट पेपर है आरपीएससी द्वारा जो पूछे गए प्रश्न पत्र है उनके आंसर सहित आपको बताया था। तो साथियों, उनको भी एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि उनको देखने से आपको ज़रूर पता चलेगा कि कैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है और किस प्रकार के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो साथियों, आज ये अपनी तीसरी क्लास है। इससे पहले अपन ने लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा और इसकी सामान्य जानकारी के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। साथियों, आज अपन देखेंगे लोक प्रशासन के महत्व के बारे में। तो साथियों, शुरुआत करते हैं लोक प्रशासन का महत्व। तो साथियों, पहला है सरकार का व्यवहारिक भाग, यानी जो 2 प्रकार के भाग होते हैं, एक तो सैद्धांतिक भाग, एक व्यवहारिक भाग। तो साथियों, लोक प्रशासन को सरकार का व्यवहारिक भाग माना गया है। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहली है पॉल एच एप्पलबी। तो साथियों, ये क्या कहते हैं? प्रशासन सरकार का आधार है। प्रशासन सरकार का आधार है। बिना प्रशासन के सरकार एक चर्चा का समूह मात्र बनकर रह जाता है। बिना प्रशासन के सरकार एक चर्चा का एक समूह मात्र बनकर रह जाता है। तो साथियों, इसको याद रखना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट पॉल एप्पलबी चर्चा का समूह मात्र बनकर रह जाती है, ऐसे भी आप शॉर्ट करके आपको याद रखना है कि ये परिभाषा किसकी है। आप अपने अपने तरीके से इनको याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, अगली परिभाषा है वुड्रो विल्सन। क्या कहते हैं वुड्रो विल्सन? प्रशासन सरकार का सबसे स्पष्ट भाग है। प्रशासन सरकार का सबसे स्पष्ट भाग है। सर्वाधिक दृश्य पक्ष है जो गवर्नमेंट इन एक्शन को प्रदर्शित करता है। जो किसे प्रदर्शित करता है? गवर्नमेंट इन एक्शन को प्रदर्शित करता है। किसका मानना है साथियों? वुड्रो विल्सन का। अगले हैं वोलेस डॉनहम। तो वोलेस डॉनहम क्या कहते हैं? सभ्यता के पतन का कारण, सभ्यता के पतन का कारण प्रशासन के पतन का कारण होता है। तो साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस विचारक के अनुसार सभ्यता के पतन का कारण लोक प्रशासन का पतन का कारण होता है? तो कौन है? वालेस डॉनहम। या फिर ये परिभाषा दी जा सकती है कि सभ्यता के पतन का कारण प्रशासन के पतन का कारण होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये है वालेस डॉनहम की। अगले हैं विलोबी। विलोबी क्या कहते हैं? प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है। अजी साहब, प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है, ऐसा कौन मानते हैं? विलोबी महोदय। तो ये 4 परिभाषाएं थी साथियों, इनमें से प्रश्न बनने का चांस है। अगला है जो प्रशासन है, राज्य के 4 जो मूलभूत तत्व होते हैं उनमें शासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी साथियों, राज्य के जो 4 मूलभूत तत्व होते हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और प्रशासन। तो साथियों, शासन इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अगला है जन कल्याण का माध्यम, यानी जो प्रशासन होता है इसमें जितने भी जन कल्याण के कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, इसलिए साथ ही से जन कल्याण का माध्यम माना जाता है। अगला है रक्षा अखंडता तथा शांति का प्रतीक। साथियों, कई बार अशांति हो जाती है या देश के प्रति कोई आपदा आ जाती है, तो साथियों जो प्रशासन होता है वो शांति स्थापना का कार्य भी करता है। अगला है लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। साथियों, प्रशासनिक जो व्यक्ति होते हैं लोकतंत्र के वाहक के रूप में संविधान की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक भी माना जाता है। अगला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, यानी प्रशासन के माध्यम से साथियों सामाजिक परिवर्तन के कार्य भी किए जाते हैं, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी मानते हैं। अगला है सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक। प्रशासन के द्वारा कई बार सभ्यता, संस्कृति, कला से संबंधित कई बार प्रोग्राम आयोजन होते रहते हैं, तो साथियों इन्हें इनका संरक्षक भी माना जाता है। विकास प्रशासन का पर्याय।
तो साथियों जो विकास प्रशासन होता है, किसी देश का जो विकास होता है, तो साथियों इसके अंदर प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इसे विकास प्रशासन का पर्याय भी माना जाता है। अगला है विधि एवं न्याय, यानी जो कानून होते हैं, जो न्यायपालिका होती है वो भी प्रशासन के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करती है, तो साथियों इसे विधि एवं न्याय से संबंधित अपने कार्यों के लिए भी जाना जाता है। अगला है आजीविका का माध्यम, यानी आजीविका का माध्यम भी प्रशासन को माना जाता है। साथियों कुछ महत्वपूर्ण चिंतकों के विचार हैं। पहला है हेनरी फ्योल, क्या कहते हैं साथियों इसके महत्व के बारे में? हेनरी फ्योल कहते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऐसा किसका मानना है? हेनरी फ्योल का। साथ ही हेनरी फ्योल ने कहा है कि प्रशासन मौजूदा सभ्यता का विज्ञान है। प्रशासन मौजूदा सभ्यता का विज्ञान है और प्रशासन के इस विषय से महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। प्रशासन के इस विषय से महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है और ये सभ्यता का विज्ञान है, ऐसा किसका मानना है साथियों? हेनरी फ्योल का। अगले हैं अलेक्जेंडर पोप, ये क्या कहते हैं जो प्रशासनिक रूप से सर्वोत्तम होता है वही सर्वोच्च माना जाता है। यानी यहाँ पे प्रशासन का महत्व बताते हुए अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि जो प्रशासनिक रूप से सर्वोत्तम होता है वही सर्वोच्च माना जाता है। अगला है साथियों सर जोसिया स्टैम्प। सर जोसिया स्टैम्प क्या कहते हैं? ये कर्मचारी अधिकारी वर्ग नवीन समाज का मुख्य आधार होना चाहिए। यानी जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, ये नवीन समाज का क्या होना चाहिए? मुख्य आधार होना चाहिए। ऐसा किसने माना है साथियों? सर जोसिया स्टैम्प ने। अगला है साथियों ब्रूक एडम्स, प्रशासन एक महत्वपूर्ण मानवीय संकाय है। प्रशासन एक महत्वपूर्ण मानवीय संकाय है जिसका मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन का रास्ता साफ करना। आगे साथियों चार्ल्स मेरियम ने भी बात कही है कि प्रशासन एक ऐसी मानव तकनीक का उदय है जो आदमी को उसके जटिल परिवेश के अनुकूल बनाती है। साथियों प्रशासन की जो प्रमुख उपागम है, दृष्टिकोण है, उन्हें दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। तो साथियों जो परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्य दृष्टिकोण आते हैं उसमें पहला है दार्शनिक उपागम। तो साथियों लोक प्रशासन के अध्ययन का सबसे प्राचीन उपागम इसे मानते हैं। साथ ही इसके जो उदाहरण हैं जैसे महाभारत का शांति पर्व, प्लेटो की रिपब्लिक, होब्स की रचना लेवियाथन, लोक द्वारा रचित जो नागरिक शास्त्र संबंधी जो निबंध निर्देश है, वो सभी साथियों दार्शनिक उपागम के उदाहरण हैं। इस उपागम में साथियों सभी प्रकार की जो प्रशासनिक क्रियाएं होती है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। साथ ही इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन का संबंध लक्ष्य और साधन दोनों से माना जाता है। और ये प्रशासन, ये जो दृष्टिकोण है ये कहता है कि लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए, इस पर साथियों ये बल देता है। साथ ही यहाँ पे जो वाकर महोदय है ये प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक माने जाते हैं। तो साथियों ये था परंपरागत दृष्टिकोण में पहला दार्शनिक उपागम। आगे है साथियों वैज्ञानिक उपागम, जिसे विधिक उपागम या वैधानिक उपागम भी कहते हैं। तो साथियों इस उपागम का जो प्रारंभ है ये यूरोप की परंपरा में मिलता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को संविधान में जो प्रयुक्त भाषा है, विधि संहिताएं हैं, प्रकाशित जो अधिनियम हैं तथा जो न्यायिक निकायों के निर्णय हैं उन पर आधारित साथियों प्रशासन को माना जाता है। जो वैधानिक उपागम है, इस उपागम का जो सबसे अधिक अनुसरण देखने को मिलता है साथियों जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम जैसे देशों में देखने को मिलता है। ये जो यूरोपियन देश है इनमें देखने को मिलता है। इन देशों में कानून को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। यूरोपियन देशों में एक तो प्रशासनिक कानून, दूसरे संवैधानिक कानून। अगला दृष्टिकोण है साथियों ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण है वर्तमान कालीन जो प्रशासकीय जितनी भी संस्थाएं हैं एवं प्रणालियां हैं उनको पिछले अनुभवों के आधार पर देखने की चेष्टा करता है, ताकि पिछले के जो भी लाभ होते हैं प्रशासनिक उनको वर्तमान में अप्लाई करने का कार्य ये करता है। जैसे कोटले का जो अर्थशास्त्र है
मुगल कालीन जो प्रशासन है उनके जो विभिन्न अध्ययन के जो तरीके थे, किस प्रकार से वो शासन करते थे, किस प्रकार से देश की शासन व्यवस्था, रियासत की शासन व्यवस्था को चलाते थे, तो उन सबसे साथियों इसमें जो कार्य हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली है, उनको अप्लाई किया जाता है। अगला है साथियों संस्थागत उपागम, जिसे संरचनात्मक उपागम भी कहते हैं। तो क्या है ये उपागम? ये उपागम लोक प्रशासन का औपचारिक दृष्टि से अध्ययन करता है, जिसमें जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं होती है उनके औपचारिक ढांचे, उनके कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। इस उपागम में सरकार के अंगों भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका विभाग, सरकारी निगम, मंडल, आयोग, बजट बनाने की रचना तंत्र, केंद्रीय कर्मचारी अभिकरण इत्यादि का साथ इसमें अध्ययन किया जाता है। संस्थागत उपागम की आगे बात करें तो साथियों प्रशासन को ये एक यंत्रवत इकाई मानता है, इसलिए इसे यांत्रिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। साथ ही संगठन के व्यवस्थित विश्लेषण पर आधारित सबसे पुराने निरूपण में से एक है, इसलिए इसे परंपरागत या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो साथियों ये थे परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित प्रमुख उपागम। इसके बाद जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। इसके जो प्रमुख उपागम है उसमें है साथियों पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे अपन तकनीकी उपागम भी कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है प्रशासन से संबंधित समस्याओं के ऊपर वैज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं, और इस उपागम को अमेरिका के वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन में लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रारंभ किया गया था। तो साथियों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत अमेरिका के वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन में लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रारंभ किया गया था? तो साथियों वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तकनीकी उपागम। इस उपागम का जो सूत्रपात है, इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है साथियों F.W. टेलर को जाता है। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो साथियों ये उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन में जो परंपरागत उपागम है उसके प्रति जो असंतोष हुआ उसके कारण अस्तित्व में आया, और इस उपागम को विकसित करने का मुख्य श्रेय हर्बर्ट साइमन को जाता है। इनकी जो मुख्य पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1950 में दो साथियों के साथ इसने जो दो साथी थे मिलकर साइमन ने आगे जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी, तब इस उपागम का साथियों प्रभाव आगे और बढ़ जाता है। अगला उपागम है साथियों परिस्थिति की दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि प्रशासन एक निश्चित परिवेश या वातावरण में रहकर कार्य करता है। यह परिवेश को भी प्रभावित करता है और खुद भी प्रभावित होता है, यानी जो प्रशासन होता है वो परिस्थिति से भी प्रभावित होता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। तो साथियों ये था परिस्थिति की दृष्टिकोण। यहाँ पर रिक्स मोदी की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्या कहा है इन्होंने कि प्रत्येक समाज की अपनी कुछ विलक्षण विशेषताएं होती है जो उसकी उपयोगिताओं को प्रभावित करती है। ऐसा किसका मानना है? रिक्स मोदी का, कि प्रत्येक समाज की अपनी कुछ विलक्षण विशेषताएं होती है जो उसकी उपयोगिताओं को प्रभावित करती है। तो साथियों इसके जो आगे हैं वो हैं घटना या प्रकरण पद्धति दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है? लोक प्रशासन के अध्ययन पद्धतियों में घटना या प्रकरण पद्धति अमेरिका की देन है, यानी प्रकरण या घटना पद्धति के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। आगे कुछ अन्य उपागम भी है साथियों, जैसे केस पद्धति उपागम। इसका संबंध उन घटनाओं के विस्तारित वर्णन से है जो प्रशासनिक निर्णय में मुख्य भूमिका निभाती है। अगला है मनोवैज्ञानिक उपागम। तो साथियों प्रशासनिक क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक पद्धति है इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक उपागम में किया जाता है, और सर्वप्रथम मिस फोलेट ने साथियों इसे आरंभ किया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में यह पद्धति काफ़ी प्रचलित है, और आधुनिक काल में साथियों जो व्यवहारवादी विचारक है वो भी इस पद्धति के समर्थक माने जाते हैं। अगला है साथियों जीवन वृत्तांत उपागम। इसमें क्या होता है? इस पद्धति के अंतर्गत प्रशासन में पूर्व में प्रसिद्ध अथवा जो वरिष्ठ प्रशासक होते हैं उनके अनुभव और उनके जो कार्य होते हैं उनके द्वारा किए गए निर्णयों का अभिलेख रखा जाता है, और उनके आधार पर कई बार साथियों अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जो अगला जो उपागम है वो है साथियों राजनीति उपागम। तो साथियों ये कुछ प्रमुख परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के उपागम थे जो लोक प्रशासन से संबंधित। इनमें से कई बार प्रश्न बनता है
प्रशासन के महत्व से संबंधित। तो साथियों इनको याद रखना है कि परंपरागत में कौन से हैं, आधुनिक में कौन से हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ जो विद्वानों की परिभाषाएं हैं इनको भी जरूर याद रखना है। तो साथियों इसी प्रकार से अपन विस्तृत रूप से लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे, एक एक विषय को साथियों अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे और आप सब इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि आगे से आगे और भी आपके लिए अच्छा कर पाऊँ साथियों, और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। साथियों आज के वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सूचना दें कि जो एसएसटी की निःशुल्क तैयारी देवतार फ्री एजुकेशन चैनल पर करवाई जा रही है। तो साथियों जिस साथी को भी आप जोड़ना चाहो तो इससे जोड़ सकते हो। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद।